अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। मेरे साथ है गजल अशरफ। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी अच्छी सुबह गुजर रही होगी और जिनकी अच्छी सुबह नहीं गुजर रही है वो सुबह की सोच देखिए और हमारे साथ हमें ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी सुबह अच्छी गुजरे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है और इसके अलावा मुल्क की सियासत के ऊपर बात करनी है, ईरान इसराइल के हवाले से बात करनी है और फिर उसके बाद 10 बजे के बाद हम कुछ ऐसी शख्सियात से आपको मिलवाते हैं जिनको मेरा ख्याल है कि आपने कभी किसी और स्क्रीन पर नहीं देखा होता और पहली दफ़ा आपकी उनके साथ मुलाकात होती है। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको सबसे पहले सोशल स्टोरीज़ के हवाले से बताते हैं। हाल ही में आपको याद होगा भारत के शहर अहमदाबाद में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया था। फ़िज़ाई हादसा था जहां एक मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। इस अलमनाक वाक़े पर दर्जनों कीमती जानें ज़ाया हुई और तैयारे का बेशतर हिस्सा मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हुआ। मगर इस तबाही के मलबे में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर देखने वाले को हैरान कर दिया। तैयारे में मौजूद कुरान करीम का मुकम्मल तौर पर महफूज रहना एक मौजे से कम नहीं, उस पर आग का असर ना हुआ और हादसे के बाद जब रेस्क्यू टीम्स ने मलबा हटाया तो उनके एक कारकुन को नजर आया कि एक जलते हुए हिस्से के करीब जब वो पहुंचे तो वहां पे उन्होंने देखा तो वहां पे कुरान करीम की किताब पड़ी थी, कुरान करीम पढ़ा था और करीब जाकर देखा तो वो कुरान करीम वाली किताब थी। वो तो एक किताब समझ के गए थे जो ना सिर्फ सलामत थी बल्कि उसकी जिल्द और अंदरूनी सफ़हात भी मुकम्मल हालत में महफूज थे। ये वो कुरान करीम का मौजज़ा है जिसकी हम बात करते हैं। एग्जैक्टली, और अल्लाह ताला ने भी तो खुद कहा है ना कि मैं इसकी हिफाजत खुद करने वाला हूँ। और आपको याद होगा अगर हादसे के हवाले से बात करें तो ये इंडिया की तारीख में दूसरा बड़ा तारीखी हादसा इसको करार दिया गया है जिसमें 242 अफराद सवार थे और वो हलाक हुए। और जो पहला हादसा हुआ था उसमें 339 अफराद जो थे वो हलाक हुए थे और वो 1996 में हुआ था जब दो गैर मुल्की एयरलाइंस आपस में टकरा गई थी। तो खैर आगे बढ़ते हैं और हॉलीवुड से आपको खबर देते हैं जहां पर 62 साला स्टार टॉम क्रूज शूटिंग के दौरान खतरनाक स्टंट खुद करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं और उसके लिए स्टंट मैन का सहारा नहीं लेते किसी का भी, बल्कि खुद ही अपने बलबूते पर करते हैं। और ख़ास तौर पर मिशन इम्पॉसिबल की अगर बात करूं तो उस सीरीज़ की फिल्मों ने टॉम क्रूज के स्टंट्स को पूरी दुनिया में इस वक्त फेमस कर दिया और अब उसी सीरीज के एक स्टंट ने उनका नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा दिया। और मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रैंकिंग के इस स्टंट के दौरान टॉम क्रूज ने 16 बार खुद को मौत के मुंह में झोंका और ये पैराशूट जंप था। उनका इस स्टंट जो था पैराशूट के हवाले से था, जिसकी खास बात ये थी कि जंप के दौरान पैराशूट में आग लगी हुई थी। कितना खतरनाक ये काम है। और वाकई टॉम क्रूज ने 16 बार ये स्टंट किया और हर बार उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाला और कैसे मतलब दिल बड़ा करके उन्होंने अपने आप को खतरे में डाल दिया। बिल्कुल ऐसी। और टॉम क्रूज इसी वजह से तो टॉम क्रूज है जिनको पूरी दुनिया में जाना जाता है, पूरी दुनिया में इनके मदाह मौजूद हैं और इनकी इसी तरह की एडवेंचरस जो मूवीज़ हैं उनकी वजह से ये मशहूर हैं। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाला और ये सीन किया। लेकिन कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम्स वहाँ पे मौजूद होती हैं, रेस्क्यू के एहलकार मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत खतरनाक दिल बड़ा होना चाहिए ना इस काम के लिए। आप ठीक कह रही हैं गजल। आगे बढ़ते हैं और इन्होंने अमेरिका की बात की, मैं आपको कनाडा लिए चलता हूँ। कैनेडियन गुलकार अगर उनकी बात की जाए, कैनेडियन सिंगर जस्टिन बीबर की, तो वो हालिया दिनों में अपनी वायरल वीडियोज़ और सख्त रवैये की वजह से सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज़ बने हुए। तवज्जो फिर आपको पता है कॉमेंट्स की शक्ल में होती है, वो कॉमेंट्स अच्छे या बुरे सब कुछ। हाँ, वो तवज्जो से यही मुराद है कि आजकल उनके ऊपर तनकीद हो रही थी। उन्होंने अब हाल ही में अपने बुरे रवैये का भी एतराफ़ किया। लेकिन इसका अगर बैकग्राउंड बताऊं तो चंद रोज़ कबल जस्टिन बीबर कैलिफोर्निया में पपराजी के साथ एक झगड़े की वजह से खबरों का हिस्सा बने, जहां उन्होंने चीखते हुए अपनी निजी ज़िंदगी के लिए प्राइवेसी का मुतालबा करते हुए उनको देखा गया। इस वाक़े के बाद जस्टिन बीबर ने एक नामालूम दोस्त के साथ अपने होने वाले जो गुफ्तगू थी उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने इस दोस्त से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए क्योंकि इसने बीबर के रवैये पर एतराज़ किया था। ताहम अब जस्टिन बीबर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तफसीली पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया कि वो मुसलसल अपने बारे में सोचते सोचते थक चुके हैं और तंग आ चुके हैं। उन्होंने एतराफ़ किया कि उन्हें गुस्से के मसाइल का सामना है। बीबर का कहना था कि वो अपनी जो ज़िंदगी है और अपनी ज़ात है उस पर ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देते हैं और इसी वजह से शायद उनके जो ज़हनी दबाव है वो उनके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और ज़हनी मसाइल का शिकार है। अच्छा, हर चीज़ की कुछ ना कुछ इतने छोटे से और इतनी मशहूरी के बाद भी ये इस तरह की हरकतें मतलब जैसे देखें, आपने कहा कि वो अपने बारे में सोचते थे और उनको लगता था कि शायद मेरे से ज़्यादा कोई नहीं है और अपने बारे में सोच सोच कर
तक गए फिर उसके बाद करना, तो हर चीज़ के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इनको इतना फेम मिला, हम ये सोच रहे थे कि ये दुनिया में सबसे खुश इंसान होंगे, लेकिन यही ज़हनी दबाव का शिकार है। एग्जैक्टली, लेकिन अब जाहिर है जब इंसान अपने बारे में सोचता है तो वो तन्हाई में बैठकर ही सोच रहा होगा, तन्हा बैठकर सोच रहा होगा और भाई मैं सबसे बेहतर हूँ, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। तो इसी तरह की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। चीन से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स हैं, शहरी हैं, जिन्होंने शादी और मुलाजमत को भी मकसद करार देकर एक गार में तन्हा जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। एक तरफ हम ये बात कर रहे थे कि वो गुलकार जो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ज़ाहिर तन्हा रहकर फिर उनको गुस्सा आता था अपने ऊपर, और उसके बाद उन्होंने कहा, मतलब उनके लिए ये बुरा आप ये कहें कि जेस्टर था। और एक ऐसा शख्स जो जिंदगी से तंग आ चुका है, वो पहले एक शहर में राइड शेयरिंग ड्राइवर के तौर पर काम करता था और फिर माहाना 10,000 युआन कमाता था। मगर 2021 की अगर बात करूं तो उसमें उस शख्स ने ये नौकरी छोड़ दी। उसने कहा कि मैं अपने कस्बे में जाऊंगा, आबाई कस्बे में जाऊंगा और वहीं रहूंगा, और बरसों तक रोजाना 10 घंटे वो काम भी करता रहा ताकि रिश्तेदारों का कर्जा चुका सके। लेकिन जब जायदादें फरोख्त हो गई और कर्ज उतारने की उम्मीद खत्म हुई तो उसने बची हुई जिंदगी के बदले कस्बे के एक फर्द से गार में रहने की इजाज़त हासिल कर ली। और चीनी शहरी ने यह भी कहा कि शादी वक्त और पैसे का सिर्फ और सिर्फ ज़िया है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की तलाश मुमकिन नहीं, इसलिए वो अब दुनिया से अलग होकर एक सादा और तन्हा जिंदगी गुजारना चाहता है। एक तरफ एडवांटेज है और एक तरफ डिसएडवांटेज भी है। बिल्कुल ऐसी है। एक तरफ जो अवाम में जाते हैं, जस्टिन बीबर की बात की जाए तो उनको अवाम तंग करती है, और ये कर्जों से तंग आके तो गार में चले गए। तो स्टोरीज कहीं ना कहीं पे मोरलेस सेम ही है। अब गार की अगर बात हुई है तो गार से मुझे जंगल की याद आ गई। जंगल का बादशाह शेर को कहा जाता है, जो कि एक खूंखार जानवर है, लेकिन अब इसे पालतू जानवर के तौर पर रखने का शौक भी बढ़ता चला जा रहा है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और जंगली हयात, क्योंकि ये तो हमले भी बड़ी आसानी से कर देते हैं, और जंगली हयात को घर में रखना एक जुर्म है, लेकिन लोग अपने शौक के लिए ना सिर्फ उनकी नस्ल को खतरे से दो चार कर रहे हैं, बल्कि अपनी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें एक दोस्त ने अपने दोस्त को घर पर पालतू जानवर देखने के लिए बुलाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों नौजवान घर की छत पर मौजूद हैं। शेर एक शख्स के करीब आता है, उस पर हमला करता है और जब शेर के मालिक की जानिब से इसे काबू करने की कोशिश की जाती है तो नौजवान की जान बचाने के लिए शेर को डंडे भी मारे गए। लेकिन शेर के हमले में उस नौजवान को बुरी तरह से उसने जख्मी किया और सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर मुख्तलिफ तबसरे जारी हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि जो जंगल की चीज़ है उसको जंगल में ही होना चाहिए। आप जब जंगल से निकाल के उसको अपने घरों में ले आएंगे तो उसको जितनी भी आप उसकी ट्रेनिंग कर लें, उसकी तरबियत कर लें, उसकी जो खासियत है, उसकी जो फितरत है खाने वाली, वो नहीं खत्म होगी। फितरत नहीं खत्म होगी। हर जानवर भी वफादार नहीं होता, थोड़ा सा ये भी एहतियात कर लिया करें। आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं। आप मैं सोचूं आप कहने लगी हर जानवर कुत्ता नहीं होता। नहीं मतलब उसी को वफादार कहते हैं। जाहिर है वही एक बात की जाती है, इसलिए मैंने कहा कि आप जरा थोड़ा सा एहतियात भी कर लिया करें कि किन को पालना है और किन को नहीं। आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताते हैं। ये वाकया जाहिर है फिल्मी सा लगेगा, लेकिन हकीकत में ये एक धोखाधड़ी की मिसाल है, जिसमें एक अमरीकी शख्स ने खुद को जाली फ्लाइट अटेंडेंट जाहिर करके 120 बार मुख्तलिफ ममालिक का सफर किया है। कैन यू इमेजिन कि 120 बार और किसी को पता भी नहीं चला। ये शहरी मारूफ एयरलाइंस की यूनिफॉर्म और शनाख्ती कार्ड जाली तरीके से हासिल करता था और खुद को फ्लाइट अटेंडेंट ऑफ ड्यूटी जाहिर करके अमले के जहाज में सवार हो जाता था। और दरअसल कुछ एयरलाइंस अपने ही अमले को ड्यूटी पर पहुंचाने के लिए ना सीट मुहैया भी करती हैं, जिसमें उनका कोई अलग टिकट भी नहीं होता। तो ऐसे ही कुछ हुआ कि एक इंटरनेशनल प्रवास पर अमले के बाकी अरकान को उस वक्त शक हुआ जब शहरी मखसूस प्रोफेशनल तरीके से बात नहीं कर रहा था, हरकतें नहीं कर रहा था, और उसकी दस्तावेजात और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उसमें भी तजाद पाया जा रहा था। और फिर जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो इंकशाफ हुआ कि वो कम अज़ कम 120 मरतबा मुख्तलिफ रियासतों और ममालिक में मुफ्त सफ़र कर चुका है, जिसे अब गिरफ्तार किया गया। 120 ममालिक का सफ़र कर लिया, अब गिरफ्तार होना बनता था। दैट इज अमेजिंग यार। वैसे ठीक है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये था कि आप थिंकिंग चेक कीजिए, आप थॉट प्रोसेस चेक कीजिए और डेटाई चेक कीजिए, कैसे किस तरह से पैसे नहीं थे उसके पास या व्हाट्सएवर जो भी हालात थे। लेकिन वो यूनिफॉर्म भी कॉपी करता था, वो शनाख्ती कार्ड भी कॉपी करता था, और आज के इस दौर में वो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद भी एयरलाइंस का सफर करता तो 120 दफा ही वो ये काम कर चुका है। दैट इज समथिंग माइंड ब्लोइंग। लेकिन आपको नहीं करना, हमें नहीं करना, हमने लीगल तरीके से ही जाना है। खबरतीन वसात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बलोचिस्तान लिए चलते हैं, जहाँ पे बलोचिस्तान में कुछ खबरें इस तरह की आ रही है कि समंदर के अंदर ब्लू व्हेल मुर्दा पाई गई है। अच्छा। इस मकामी माहीगीर की बात की जाए जिन्होंने ये ब्लू व्हेल देखी, उनका नाम अहमद बलोच है, जो कि इलाके में माहीगीरी करते हैं। उन्होंने बलोचिस्तान के इलाके कंतानी के करीब
एक मुर्दा वेल देखी, तैरने के वाक़े की इत्तला दी और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये वेल चंद रोज़ कबल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान खुले समुद्री पानियों में मर गई थी। अच्छा। और तेज़ दारों के ज़ेर असर खलीज गोटर की तरफ चली गई थी। WWF ने कहा है कि अगरचा अभी तक मौत की वजह का बिल्कुल पता नहीं लग सका, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जानवर जो आप ज्ञान सा बहुत बड़ा जाला लगाते हैं उसके अंदर फंस गया था, जो इस इलाके में साहिली और समुद्री पानियों में मछलियां पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, और शायद इसी वजह से ये मछली इस साइड पे आ गई। एग्जैक्टली अब इस रिलेटेड जैसे भी जो डिटेल्स आएंगी वो आपको बताएंगे कि असल में मौत की वजह क्या बनी है, क्योंकि इस वक्त यही कहा जा रहा है WWF की जानिब से भी कि अभी तक कोई इतलात नहीं आई है वाज़े तौर पर। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं जो इस पर कशीदगी जारी है इसराइल और ईरान की, लेकिन एक अहम पेशरफ्त हुई है, वो ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की और प्रेसिडेंट ट्रंप की अहम मुलाकात हुई है वाइट हाउस में, और तमाम तर नज़रें भी इस मुलाकात के ऊपर ही थी कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ होगा। और ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब मशरिक़ वुस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान एक जो जंग है हम देख रहे हैं वो 7वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है, और आलमी हालात भी इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और गैर यकीनी की सूरत हाल भी बढ़ती जा रही है। इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे इसी पर बात करने के लिए मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। मंसूर भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले कि हम ईरान और इसराइल के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज़ आपके साथ बात करें, सबसे पहले इस मुलाकात के हवाले से आपकी क्या राय है? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हालिया जंग के तनाजुर में की गई है और शायद ट्रंप ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ या फिर पाकिस्तान को मेडिएशन का किरदार अदा करे। आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, जो इतलात इस वक्त हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्सेज से आ रही हैं, क्योंकि अभी तक जो फौज का ताल्लुकात आमा का शोबा है उसकी तरफ से इस मुलाकात के सिलसिले में किसी किस्म का कोई प्रेस लीक या इतला बाकायदा तौर पर नहीं आई है। जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज रिपोर्ट कर रहे हैं बैन अवी या ख़ास तौर पर वाइट हाउस से रिलेटेड, वहाँ से ये इतलात आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये जो मुलाकात है आसिम मुनीर साहब के साथ, ये बकौल डोनाल्ड ट्रंप के उन्होंने जो पाकिस्तान भारत जंग बंदी के हवाले से जो किरदार था अमेरिका का, उसमें एक लिहाज से साथ देने पे और बात मानने पे कि उनके कहने पे ये जंग बंद की गई है, तो उसके शुक्रिया के लिए ये सारी महफिल सजाई गई थी और उनके एजाज़ में खाना। यकीनन उसकी साइडलाइन पे और बहुत सी बातें हुई होंगी, लेकिन उसकी तफसील जो है मैं समझता हूँ अभी कोई मुसद्दक़ा ज़राए से हमारे सामने नहीं आई है। लेकिन ओवरऑल इस मुलाकात को एक अच्छी डेवलपमेंट ही ख्याल किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर एक ऐसे तनाजुर में कि जब ईरान और इसराइल जो है उनकी आपस में लड़ाई जारी है, और यकीनन पाकिस्तान का एक इमीडिएट नेबर होने के नाते पाकिस्तान का कंसर्न भी होगा और पाकिस्तान को तशवीश भी होगी इस हवाले से कि अगर ये जंग खुदा न खासा स्पिल ओवर करती है तो पाकिस्तान उसका बराह रास्त निशाना बन सकता है। और ख़ास तौर पे जो इतलात आ रही हैं कि इस वक्त बंदर अब्बास तक जो है वो इसराइली तैयारे उनकी परवाज़ें हैं, और बंदर अब्बास पाकिस्तान से कोई ज़रा दूर नहीं है, तो ऐसे मौके पर यही महसूस होता है कि ये तैयारे अगर इसराइल से प्रवास करके यहाँ तक आए हैं तो इतने लंबा फासला जो है वो बगैर रीफ्यूलिंग के नहीं हो सकता, या फिर दरमियान में कोई ऐसा मुल्क खत्ते में मौजूद है कि जहाँ से ये फ्लाई करते हैं और ईरान में अपने अहदाफ को निशाना बनाते हैं। तो ये तशवीशनाक सूरत हाल है। यकीनन इस पर भी दोनों रहनुमाओं की किसी न किसी दर्जे में बात हुई होगी, लेकिन जो बुनियादी यानी इस नुक्ता बयान किया जा रहा है वो यही है कि ट्रंप साहब ने आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी और उसके बारे में उनके खास तौर पे ईरान के हवाले से जो उनकी एक्सपर्टाइज उनकी समझबूझ है उसको उन्होंने काफ़ी सराहा है। लेकिन मंसूर साहब एक सवाल का जवाब दीजिएगा। हम देख रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में मुलाकात होना जब जंग भी ज़्यादा हो रही है, फिर उसके बाद G7 की मीटिंग छोड़कर प्रेसिडेंट ट्रंप का जाना, आप समझते हैं कि ये इसराइल की तरफ से कोई एक मैसेज हो सकता है अमेरिका को? और जिस तरह से हम धमकी अमेज बयानात भी सुन रहे हैं आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से कि उनको भी टारगेट किया जा सकता है, तो क्या अमेरिका वाकई ईरान के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर सकता है, या सिर्फ आपको लगता है कि एक दबाव ही है? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात हैं वो काफ़ी ज़्यादा गोमगो की कैफियत पैदा करते हैं। वो खुद इस बात का इंदिया देते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो इस नौयत की जो उनकी बातें हैं, जो उनका ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कुछ चीज़ों को एक तो बहुत ज़्यादा हाइप देते हैं और फिर उसके बाद खुद ही उस गुब्बारे से हवा निकाल देते हैं,
इस वक्त अमेरिका खुद इस मखमसे में है कि वो इस जंग में कूदे या ना कूदे, क्योंकि अमेरिका को भी मुकम्मल तौर पे इस बात का एहसास है कि ये जंग जो है उसके शमूलियत के बाद जो है फिर ये इसराइल और ईरान के दरमियान जंग नहीं रहेगी, ये बुनियादी तौर पे अमेरिका और ईरान के खिलाफ मार्का हो जाएगा। और ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ खत्ते के वो ममालिक है जो अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा इक़्तिसादी और इस नौइयत की एक्टिविटीज़ करना चाहते थे, और रिसेंटली उनको बड़ा रेड कारपेट वेलकम भी दिया गया है उनके यहाँ, तो उनके तमाम के तमाम वो ख्वाब, वो इरादे, वो प्लानिंग जो है वो चकनाचूर हो जाएगी, क्योंकि जंग में शामिल फरीक जो है वो यकीन खत्ते की बेहतरी के लिए तो काम नहीं कर सकेगा, वो अपने तमाम रिसोर्स जो है वो इस जंग को बढ़ावा देने के लिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री गेन के लिए सर्व करेगा। तो मुझे एक खदशा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इस जंग में कूद पड़ेंगे, क्योंकि उनका जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है बिलखुसूस इन मुज़ाकरात के हवाले से जौहरी तवानाई के लिए किए गए, तो उसमें उन्होंने सिर्फ 2 माह का बड़ा ही मुख्तसर टाइम दिया, और उसके बाद जैसे ही वो 2 माह मुकम्मल हुए तो इसराइल ने जो है वो ईरान पर चढ़ाई कर दी। तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि उनके यहाँ एक सेट एजेंडा मौजूद है, और वो उसी की प्लानिंग जो है वो मुख्तलिफ फेजेज में वक्तन फ़वक्तन अपनी तरजीहात और अपने प्लान के मुताबिक कर रहे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ क्योंकि उनके लिए अभी तक उतनी चैलेंजिंग नहीं है, खत्ते के ममालिक जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी या गुफ्तशनीद उस नौइयत की ही सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक अमेरिका को ये पैगाम नहीं दिया कि आपकी सरजमीन, हमारी सरजमीन पर जो आपके बेसिस हैं वो हमारे लिए भी सिक्योरिटी थ्रेट हैं और आपके लिए भी सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इस नौइयत की मैं समझता हूँ जो कैटेगोरिकल जो स्टांस है वही अमेरिका को किसी तरीके से इस जंग में उलझने के लिए या इसमें शामिल होने के लिए रोक सकता है। बसूरत दीगर तो आपके सामने है कि आज तक अमेरिका या इसराइल जो है उन्होंने किसी ना मुल्क की सुनी है, ना किसी बैन अवी कानून की सुनी है, ना किसी ज़ाब्ते और कायदे को खातिर में लाए हैं। उसका नतीजा इस वक्त गजा में जो तबाही और बर्बादी है उसमें हमारे सामने है। बिल्कुल। अच्छा मंसूर साहब, आपका वक्त बड़ा कीमती है क्योंकि हमें पता है कि आप इसके बाद भी कहीं बैठेंगे। मुझे सिर्फ लास्टली ये बताइएगा कि ईरान और इजराइल की जंग में हम सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन आप इस पे बड़ी गहरी नजर रखे हुए, क्या जरूरत पड़ गई अमेरिका को कि वो अब इस पे कूदेगा? क्या ईरान ने उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जवाब दिया इजराइल को? ना कोई शक नहीं जी, एक तो ये जवाब एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब आज बाय द टाइम वी स्पीक इस वक्त भी तकरीबन 20 मिसाइल जो हैं वो ईरान की तरफ से फायर किए गए हैं, और उनमें से 3 मिसाइल जो हैं इस वक्त तल अवीव में गिर चुके हैं। यकीनन उससे जो नुकसान हुआ है, और ख़ासतौर पे इस वक्त जितने बड़े पैमाने पे एक रिवर्स माइग्रेशन इसराइल से जारी है, ख़ासतौर पे वो इसराइली जो ड्यूल नेशनल हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से, चाहे वो निजी किश्तियाँ हैं, वो इस वक्त इसराइल से फरार इख्तियार कर रहे हैं। ऐसी सूरत में यकीनन इससे यानी जो सिचुएशन है इससे अमेरिका भी परेशान है, और बिलखुसूस अमेरिका को इस बात का यकीन हो चुका है कि इस वक्त जो उसकी जौहरी सलाहियत है ईरान की वो इस वक्त तक तबाह नहीं हो सकी। खासतौर पे उन्हें इस वक्त जो बंकर बस्टेड बॉम्ब रिक्वायर्ड है वो सलाहियत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है, और वो बम्बार तैयारा जो है सुनने में आया है कि वो इस वक्त खलीज के किसी इलाके में मौजूद है, और वो किसी भी वक्त जो है इस जो इनके न्यूक्लियर रिएक्टर है उनकी तरफ प्रवास कर सकता है, और वहाँ पे जो उनके स्टेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए काम कर सकता है। सही, थैंक यू सो मच मंसूर जाफर साहब आपके प्रीशियस टाइम के लिए कि आपने इस वक्त हमारे लिए टाइम, और इसके ऊपर हम कॉम्प्रिहेंसिव बात कर रहे थे कि ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त जारी है। बिल्कुल ऐसे खवातीन वज़ात, अब रावलपिंडी इस्लामाबाद का रुख करेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद को सबसे बड़ा जो पानी का सोर्स है ना वो मेरे हिसाब से रावल डैम से मिलता है, पानी का एक बड़ा जरिया है। रावल डैम की अगर बात की जाए तो रावल डैम में पानी बहुत कम होता हुआ हमें नजर आ रहा है, और उसकी जो पानी की शरह है वो खतरनाक हद तक कम हो चुकी है, खुश्क होने के करीब है। मौसमियाती तब्दीलियाँ, बारिशों की मुसलसल कमी और पानी के गैर दानिशमंदाना इस्तेमाल ने सूरत हाल को संगीन बना दिया। अगर यही हालात रहे तो यूमिया 25 से 30 मिलियन गैलन पानी की किल्लत इन जुड़वा शहरों के बासियों के लिए बड़ा बहरान होगी। इसी हवाले से अरशद शाद हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जी अरशद। रावल डैम जो कि जुड़वा शहरों को पानी मुहैया करने का बहुत अहम ज़रिया है, रवां साल बहुत कम बारिशें होने की वजह से, मौसमियाती तब्दीली की वजह से खुश्क हो चुका हुआ है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ हमें पानी नज़र आता था अब हमें बाज़ जगह पर सब्ज़ा नज़र आ रहा है, और बाज़ जगह पर बिल्कुल जो है वो खुश्क ज़मीन नज़र आ रही है जिसमें दरारें पड़ चुकी हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो सिंध से आए हुए हैं, यहाँ पर घूमने आए थे, रावल डैम का पानी इंजॉय करने आए थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या हाल देखा। सर क्या कहेंगे कि आप तो यहाँ पानी देखने आए थे लेकिन यहाँ पर आपको बंजर मैदान
नज़र आ रहा है? सर हम हैदराबाद से बहुत शौक से आए थे कि हमने बोला कि यहाँ पे रावल डैम घूमेंगे, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ कोई है नहीं, पानी भी नहीं है, कोई मज़ा नहीं। यहाँ की जो सारी खूबसूरती है वो तबाह हो गई है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि शहरी कह रहे हैं कि खूबसूरती तबाह हो रही है, और दूसरी जानिब यहाँ पर पीने के पानी की शदीद किल्लत हो चुकी है। 25 मिलियन गैलन योमिया यहाँ से पानी निकाला जाता था, लेकिन अब माहीगीर जो है वो भी ना यहाँ से मछलियाँ पकड़ सकते हैं, यहाँ पर कश्ती रानी होती थी वो भी नहीं हो रही, और अब जो ये रावल डैम है बिल्कुल बंजर ज़मीन का सा समा पेश कर रहा है। जी थैंक यू सो मच अरशद शाह। जिस तरह से आप रिपोर्ट कर रहे थे और हमने देखा था कि इस हवाले से इकदाम भी किए जा रहे थे, स्पिलवेज भी खोल दिए गए थे, लेकिन अगर यही हालात रहे तो जैसे हसनैन ने पहले कहा कि एक बड़ी मिकदार है पानी की जो कम हो सकती है। अब आपको ले चलते हैं खानपुर डैम, जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के आबादी जो है उसको बड़े हिस्से पर जो आबादी है उसको पानी फराहम करता है, और इसमें भी पानी के ज़खायर ख़तरनाक हद तक कम हो चुके हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक खानपुर डैम में इससे फ़ायदा उठाने वाले बिलखुसूस CDA और RCB के लिए सिर्फ 20 से 25 दिन के पानी के ज़खायर बाकी हैं। यहाँ से हमें रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इरशाद। जी इरशाद। जी मैं आपको बताता जाऊं कि खानपुर डैम में भी बारिशों की कमी और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात नुमायां नजर आने लगे हैं। इस वक्त खानपुर डैम की झील एक तालाब की शक्ल अख्तियार कर गई है। खानपुर डैम का टॉप लेवल 1982 फुट था, जो कि कम होकर इस वक्त 1919.67 फुट पे आ गया है, जिसके बाद खानपुर डैम इंतजामिया ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को इरिगेशन के पानी की सप्लाई बंद कर दी है। पानी की सप्लाई बंद होने के बाद खानपुर के बागात को पानी सप्लाई करने वाली छोटी नहरें और खालें खुश्क हो गई हैं। पानी की सप्लाई न होने के बाद खानपुर के बागात में मौसमी फलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। खानपुर डैम का डेल लेवल 1910 फुट रखा गया है। इस वक्त खानपुर डैम में पानी का जखीरा 9.67 फुट है, जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए 25 दिन के लिए करामद होगा। इस वक्त खानपुर डैम में पानी का इनफ्लो 25 क्यूसेक फुट रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आउटफ्लो क्यूसेक फुट रिकॉर्ड किया गया है। अगर बर वक्त बारिशें ना हुई तो रावलपिंडी इस्लामाबाद को पीने की पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी, जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक खतरे की बड़ी घंटी है। जी इरशाद साहब हमें खानपुर से रिपोर्ट कर रहे थे, और वो भी बता रहे थे कि खानपुर के हालात भी कुछ बेहतर नहीं है। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सियासत के हवाले से भी, क्योंकि वफाकी बजट 2025-26 के ऐलानात के बाद सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर से बढ़ गया है। खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात करूं तो उनकी जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं, और पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि अगर वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर सिंध को नज़रअंदाज किया तो ना सिर्फ तरक्याती फंड्स बल्कि बड़े मनसूबों में भी सूबे को सानवी हैसियत दी गई है। पार्टी क़यादत का ये भी कहना है कि इत्तेहादी होने के बावजूद उनके साथ किए गए वादों को नज़रअंदाज भी किया गया है, और ये कोई पहली बार नहीं, बहुत दफ़ा ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि ये जमहूरी उसूलों और कौमी यकजहती के खिलाफ भी है। और इसी पर बात करने के लिए हमें कौन ज्वाइन कर चुका है? बिल्कुल जी, हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अफजलज़ादा चिटान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह गजल ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही है, इसका इजहार भी कर रही है कि सिंध को वफाकी बजट में नज़रअंदाज किया गया। क्या आप वजाहत कर सकते हैं अफजलज़ादा साहब कि किन किन शोबों में, किन मनसूबों में, क्या कोई तरक्याती मंसूबे थे या कुछ और मंसूबे थे जिनमें सिंध को नज़रअंदाज किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए जी, हमें हुकूमत से इख्तिलाफ ये नहीं है कि आप लोगों ने सूबा सिंध को नज़रअंदाज किया है। हमारे गवर्नमेंट से तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि हम और आप कोलिशन में हैं, और आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को नजरअंदाज किया है, हमारे साथ मुशावरत नहीं किया है। हमने और मुस्लिम लीग ने जो इत्तेहाद किया था वो मजबूरी के तहत किया था, सिस्टम को चलाने के लिए हमने इत्तेहाद हुकूमत के साथ किया था। और हमने इस चीज का अहद किया था कि इन दिनों में आपको याद होगा कि लोग, हम टॉक शोज इस बात पे कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान कल श्रीलंका बनने वाला है, परसों बैंक करप्ट होने वाला है। डिफॉल्ट तो हमने इत्तेहाद किया, हमने अपना सियासत कुर्बान किया मुल्क बचाने के लिए।
और हमने ये फैसला किया कि हम सख्त फैसले करेंगे लेकिन पाकिस्तान की मईशत को बचाएंगे। लेकिन हमें हुकूमत के टैक्स लगाने पे भी कोई एतराज नहीं है। हमें एतराज इस चीज पे है कि हुकूमत अशरफिया को नवाजते हैं, हुकूमत सरमाएदारों को नवाजते हैं और पूरा बोझ जो है वो डालते हैं गरीब अवाम पे। हमें हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि अगर हमने सख्त फैसले करने हैं, पहले बात तो ये कि आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मईशत मजबूत हो चुका है, लोगों का उम्मीद था कि लोगों को रिलीफ मिलेगा। फिर भी अगर हमने सख्त फैसले करने हैं तो इसका बोझ हम अशरफिया पे डालें। हुकूमत अपने अखराजात कम करे, हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के गैर ज़रूरी अखराजात कम करे, हुकूमत अदलिया के गैर ज़रूरी अखराजात कम करे, हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के गैर ज़रूरी अखराजात कम करे और ये रिलीफ जाके गरीब अवाम को दे दे। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप गरीब अवाम पे बोझ नहीं डालें, अपना टैक्स का दायरा वसी करे। आप रिटेलर से टैक्स ले ले, जो उन्होंने बड़े बड़े स्टोर बनाए हैं, जो करोड़ों और अरबों में कमाते हैं, इन लोगों पे रिटेलर पे आप टैक्स डालें। आप राइल स्टेट पे जो है वो बोझ डालें। हम हुकूमत को कहते हैं कि आप एग्रीकल्चर को सपोर्ट करें क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री है वो चलते हैं एग्रीकल्चर पे। आप देखिए, हम इंडिया के बराबर थे टेक्सटाइल में, आज बांग्लादेश कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है, दूसरे में वियतनाम कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं। हम हुकूमत को कहते हैं कि आप एग्रीकल्चर को सपोर्ट करें क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। हम हुकूमत से कहते हैं कि आप आईटी में यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है और ये अभी अभी जो वार हुआ है इंडिया के साथ, इसमें पाकिस्तान के बच्चों ने साबित कर दिया कि हम किस मुकाम पे हैं। आपने देख लिया कि हमने क्या हशर किया, वो डिजिटल वार जो था इसमें इंडिया पे, ये किसने किया? ये हमारे पाकिस्तान के बच्चों ने किया। तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इनसे ये हैं कि आप जरूर अगर बोझ डालना चाहते हैं तो ये सरमाएदारों पे डाल दे, अगर आज बोझ डालना चाहते हैं तो ये आप अशरफिया पे डाल दे, गरीब अवाम पे आप बोझ नहीं डालें। अखुंज़ादा साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सिर्फ ये हैं कि गैर ज़रूरी अखराजात को कम किया जाए, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के हों, हुकूमत के अपने हों। लेकिन आपकी पार्टी की जो लोग हैं उनके ये भी बयानात सामने आ रहे हैं कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम बजट पर वोट नहीं देंगे। तो क्या ये आपका फाइनल फैसला है, हतमी फैसला है, या फिर कुछ गुंजाइश है अब इसमें? देखिए जी, अगर ये गरीब अवाम को रिलीफ नहीं देते हैं, गरीब अवाम से इनका एक शीशा छीनते हैं, सोलर का एक शीशा और एक बैटरी, जो वो इससे वो अपना पंखा चलाते हैं, अगर ये इस लोगों पे बोझ डालते हैं, पाटा और पाटा जो दहशतगर्दी के 2004 से दहशतगर्दी की शिकार है, जहां पे ऑपरेशन हुई है, पूरा पाटा में एक यूनिवर्सिटी नहीं है, पूरा पाटा में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। अगर किसी का उंगली भी जख्मी हो जाते हैं तो वो पेशावर आ जाते हैं इलाज करने के लिए। एक हॉस्पिटल नहीं है जहां पे बुखार का इलाज हो। अगर ये इस तरह के लोगों पे बोझ डालते हैं और अशरफिया को नवाजते हैं तो पीपल्स पार्टी का ये फैसला है कि हम फिर उसको वोट नहीं करेंगे इस बजट को। और जाहिर बात है, हम वोट नहीं करेंगे तो हुकूमत एतमाद का वोट लेगा, तो फिर हम दूसरे थे। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि सिस्टम को डिरेल करे, हम ये भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सिस्टम चले। लेकिन आपको पता है कि पीपल्स पार्टी को इत्तेहादों में महारत हासिल है, तो फिर हम दूसरे इत्तेहादी ढूंढेंगे और हम कोशिश करेंगे कि सिस्टम भी चले। सर, आपका इशारा पीटीआई की तरफ है? जी, मैंने कहा आपका इशारा पीटीआई की तरफ है, क्योंकि वो भी तो फिर चाहते हैं कि आपके साथ रिलेट हो जाएं। पहले भी हमने देखा है ऐसा। फिर गवर्नमेंट बनाए। देखिए जी, पीटीआई से हमारे पहले भी इत्तेहादी हुई है। आपको याद होगा कि जो सेनेट का इलेक्शन था, सेनेट के चेयरमैन में हमारा और पीटीआई का इत्तेहाद हुआ था। हम हर तरीके से कोशिश करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत हमारे साथ मुशावरत करेंगे, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसको तरजीह देंगे और इस नहज तक नहीं जाएंगे कि हम कोई एक्सट्रीम फैसला करें, नए इत्तेहादी हम ढूंढे और इस हुकूमत से हम अपना कोलिशन को ख़त्म कर दे।
मैं समझता हूं कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है कि आप गरीब अवाम से इसका एक शीशा सोलर का एक शीशा और एक बैटरी नहीं छीने। फाटा और फाटा का जो है, जो दहशतगर्दी की शिकार है, जो पहले से एहसासी महरूमी की शिकार है, इन लोगों को और एहसासी महरूमी के शिकार नहीं बनाए। तो जो छोटे सूबे है उसको जो पहले से और वो कौमें जो पहले से एहसासी महरूमी की शिकार है, उसको एहसासी महरूमी की शिकार नहीं बनाए। आप बजाय इसके के 17 ग्रेड से ऊपर के लोगों को आप तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, इनके मराहत बढ़ा रहे हैं, बजाय इसके कि आप 17 ग्रेड से ऊपर जिसके 10-10 लाख और 5-5 लाख तनख्वाहें लेते हैं, इसकी तनख्वाहों को बढ़ाते हैं। तो बजाय इसके आप 1 से लेकर 16 तक जो मुलाजिमीन है, आप इसके तनख्वाह बढ़ाए। पहले से जो लोग टैक्स देते हैं, जो तनख्वाहदार तबका है या कुछ सरमाएदार है, सनतकार है, जो पहले से टैक्स देते हैं, बजाय इसके कि आप इस पे मजीद टैक्स का बोझ डालें, आप मेहरबानी करके अपना टैक्स का दायरा वसी करें। वो लोग जो टैक्स के दायरे में नहीं है, बड़े बड़े शादी हाल चलाते हैं, स्टोर चलाते हैं, प्रॉपर्टी के कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों को टैक्स के दायरे में शामिल कर दी। तो हमें उम्मीद है कि हुकूमत हमारे इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। ये हमारे कोई जात के लिए नहीं है। अफजल साहब, लास्ट 30 सेकंड है हमारे पास, सिर्फ लास्टली मुझे ये बताइएगा कि जो जो तहफ़्फ़ुज़ात आपने बोले, जो जो कंसर्न्स आपके हैं, क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट आपके उन तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर अमल दरामद करेगी? हुकूमत को करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जात के लिए नहीं है, अवाम के लिए। अगर जात के लिए हम सोचते तो हम इनसे मिनिस्ट्रियां लेते, हम उसको कहते कि हमें अच्छी अच्छी वजारतें दे दे। हमने तो इनसे वजारतें नहीं लिए हैं। हमने तो वो जो अकेला है, जो वो परवीन शाकिर कहते हैं कि शर्त पे के लूंगा पिया प्यार के बाजी, जीतू तो तुझे पाओ, हारू तो पिया तेरे। हमारे तो दोनों तरफ हार है। अगर हुकूमत की अच्छी कारकर्दगी है तो वो कहते हैं ये हमने किया, वो हमें क्रेडिट नहीं देते हैं। लेकिन अगर हुकूमत कुछ गलत करता है तो इसका बोझ हुकूमत से ज्यादा हम पे पड़ते हैं। मीडिया भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि आप इनके कुलेशन है। तो हमें उम्मीद है कि ये हमारे जात के लिए नहीं, पाकिस्तान के गरीब। ठीक हो गया अखवंज़ादा चिटान साहब, थैंक यू सो मच। जानिएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अखवंज़ादा चिटान साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी न्यूज़ ब्रेक का, और न्यूज़ ब्रेक लेते वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खवातीन वज़ात, गुजरांवाला के पहलवान और पाकिस्तान के फ़ख्र नू दस्तगीर भट्ट एक बार फिर दुनिया के सबसे मजबूत इंसान बनकर उभरे हैं। उज़्बेकिस्तान में होने वाली वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन चैंपियनशिप में नू ने मुसलसल दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतकर अपना राज कायम रखा और पूरी दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया। दिफाई चैंपियन की हैसियत से मैदान में उतरने वाले नू ने आगाज ही से सब मुकाबलों में सफलता हासिल की। हर रुकावट को पिछाड़कर 2 सुनहरी तमगे अपने नाम किए और गुज़श्ता बरस भी वो यही एजाज़ पाकिस्तान के लिए ले चुके हैं। अब उनकी नज़रें कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स और सैफ गेम्स जैसे बड़े आलमी मुकाबलों पर हैं। और आज हमारे साथ दस्तगीर भट्ट हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है ऑन जूम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम नू। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी क्या ट्रेनिंग रूटीन होती है, किस तरह से होती है, हफ्ते में कितने दिन कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं? अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग मैन के हवाले से तो मखसूस उस इवेंट के लिए कितनी ट्रेनिंग होती है आपकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, हमारी ट्रेनिंग तकरीबन पूरा साल चलती है और पूरे साल में मेरा ख्याल है कि 365 दिन हम जो है ट्रेनिंग ही करते हैं। चाहे वो ईद हो, चाहे वो किसी की शादी हो, कोई भी दिन हो, हम जो है ना अपनी ट्रेनिंग वगैरह जो है उसको नहीं जो है छुट्टी नहीं होने देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इस वक्त हम जिम के अंदर ही मौजूद हैं। इसके बाद हम ट्रेनिंग करेंगे और सुबह शाम जो है हमारी ट्रेनिंग सेशन चलता है। दिन का आगाज जो है वो फजर के बाद हम जिम में होते हैं और तो उसके साथ साथ फिर दोपहर में फिर कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है कि हम 3 टाइम भी सेशन करते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो सुबह मॉर्निंग में और एक इवनिंग में हम सेशन वगैरह कर रहे हैं। तो इसी रूटीन को जो है पूरा वीक जो है कंटिन्यू हम करते हैं। दैट्स आउटस्टैंडिंग। अच्छा नू भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये तो ट्रेनिंग आपने बता दी, लेकिन मुकाबले से पहले की तैयारी कैसी होती है? कितने दिन पहले आप अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं? और फिर जब मुकाबला होता है तो उससे पहले कोई नफ्सियाती ट्रेनिंग भी होती है कि आप मेंटली स्ट्रांग रहें? फिजिकली तो आप स्ट्रांग हैं ही हैं माशाल्लाह से।
नहीं, दरअसल मुझे तकरीबन इंटरनेशनल लेवल पे 10 साल हो गए हैं खेलते हुए, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। तो ये एक्सपीरियंस का बुनियाद बुनियाद काफ़ी जो है ना ज़रूरी होती है कि जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है इंटरनेशनल लेवल प्लेटफॉर्म पे खेलने का, तो वो उसके लिए इतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स को जो है ना वो झेल गया होता है, तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन एक नई गेम में पार्टिसिपेट करना और एक नई स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जैसे कि आपने पूछा कि इसकी स्ट्रॉन्गमैन की तैयारी टोटली डिफरेंट है, क्योंकि मैं प्रोफेशनली वेटलिफ्टर रहा हूँ, तो ये स्ट्रॉन्गमैन की तैयारी जो है टोटली डिफरेंट है। इसके टोटली डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, डिफरेंट इवेंट्स हैं। तो इसमें भी सिर्फ ताकत, सिर्फ एक सिमिलर चीज़ है, वो ये है कि ताकत का काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें भी जो है काफ़ी, लास्ट ईयर हमने 1 मेडल जीता था, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 मेडल जीते हैं। सही। अच्छा नूर, मुझे ये भी बताएं तो कि ज़ाहिर है जिस तरह से आप हसनैन ने भी बात की कि मेंटली भी एक आपने रहना होता है स्ट्रॉन्ग, और फिर आप इतनी सारी कैटेगरीज में भी हिस्सा लेते हैं, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी आपके साथ होते हैं या फिर न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं जो आपको बता सकें या फिर गाइड कर सकें ज़हनी और जिस्मानी तैयारी किस तरह से बैलेंस करनी है? नहीं, दरअसल होने तो चाहिए, और बाकी टीम्स के साथ भी होते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारी जो अलबत्ता टीम ही नहीं है। मैं, मेरे वाले साहब और जो मेरा छोटा भाई है, हम लोग तीनों मिलके ही जो है अपनी शुरू से ट्रेनिंग वगैरह भी कर रहे हैं, और मेंटली भी वाला साहब भी प्रिपेयर करते हैं हमें शुरू से, क्योंकि वो खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे हुए हैं। उन्होंने भी बड़े एशियन लेवल तक वेट लिफ्टिंग की है, वहाँ पे मेडल लिया, तो वो सब कुछ ऑलरेडी इन चीज़ों से गुजरे हुए थे। तो उन्हें पता था कि किस तरह compete करना है, किस तरह ट्रेनिंग करनी है। तो वो हमें जो गाइडेंस थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें घर से ही मिल गई थी, तो हमें कहीं पे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे किसी स्पोर्ट्स डॉक्टर की या किसी की जरूरत है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर से ही आपकी जो सारी टोटल पाकिस्तान के तैयारी अंदर हो की है, जाती है। या जो वेट हमने उठाया है, वो मेरा ख्याल है कि ओलंपिक मेडल जीतने के लिए काफी है। ठीक। अच्छा नू भाई, मुझे ये बताइएगा कि अब आपने माशाल्लाह से वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन भी बन गए, लेकिन हमने जब लास्टली आपसे बात की थी तो हमने गिला किया था पाकिस्तान गवर्नमेंट से, फेडरेशन से, कि आप क्यों ओलंपिक्स में नहीं गए। उसके बाद भी हमने आपसे बात की थी। तो आप ओलंपिक्स पे लेट सपोज, या फिर आगे आपने सेफ्स गेम खेलनी है और बहुत सारी गेम्स खेलनी है, उसमें आपकी स्पेशलिटी क्या होगी? अब आप सारी कैटेगरीज में हिस्सा लेंगे, या जो आपकी स्पेशल कैटेगरी है वेट लिफ्टिंग उसमें ही आप जाके हिस्सा लेंगे, जिसमें आप डेरू कामयाबी समेट चुके हैं? नहीं, मैं प्रोफेशनली, क्योंकि जो एक प्रोफेशनली स्पोर्ट्समैन होगा वो एक ही स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है, तो मैं भी वेट लिफ्टिंग को ही प्रेफर करूंगा। वेट लिफ्टिंग ना करने की वजह कोई कुछ दूसरी थी, और वो वजह जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो मसला मसाइल था उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। और हमारे जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट है हाफिज इमरान भट्ट साहब, उनके साथ भी बैठ के काफी अच्छी बातचीत हुई है, तमाम मामला पे बातचीत हुई, और आगे आने वाले इवेंट्स के ऊपर जो है अब फोकस किया जा रहा है कि हम जो है अब जितने भी मामला थे उनको एक साइड पे रख के अब हम जो है आगे जो सैफ गेम्स आ रही हैं पाकिस्तान में, आपको पता है, उसके बाद फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियन गेम्स है, और फिर 2 साल की गैप में लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स है। तो हमारा फोकस यही है कि हम जो है वेट लिफ्टिंग में अब आगे बढ़े, क्योंकि वेट लिफ्टिंग के अंदर रह के ही हम ओलंपिक में मेडल ले सकते हैं, अदरवाइज पावर लिफ्टिंग और जो स्ट्रॉन्ग मैन है वो ओलंपिक्स में नहीं आती। सही। अच्छा नूर, मुझे ये भी बताएं कि जो नौजवान वेट लिफ्टिंग में आना चाहते हैं या फिर स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग मैन बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो वो स्टेप्स ले सकते हैं? फिजिकल फिटनेस से हटकर उनको क्या मशवरा देंगे आप? देखिए, सबसे जरूरी जो है वो डिसिप्लिन है, जो कि हमारा भी मैं कहता हूँ नहीं था, लेकिन हमारे वाले साहब ने जो है हमारा जो एक डिसिप्लिन था वो बड़ा शुरू से कायम रखा है। वो चाहे वो डंडे से रखा हो, तो वो उन्होंने शुरू से कायम रखा है। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना दोबारा, और टाइम पे जिम पहुंचना, ये बहुत जरूरी चीजें। और दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आजकल जो है ना कहीं पे भी आप किसी जिम में भी चले जाएं, तो आपको जो है ना गैर मजनूई चीजें जो है वो कोचेज वगैरह या कोई दोस्त वगैरह वो देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जल्द से जल्द जो है उस लेवल पे पहुंचो जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन आप उस लेवल को तो अचीव कर लेंगे, लेकिन वो जो गैर मजनूई चीजें देते हैं
वो आपको जो है ना वो आपकी हेल्थ वाइज भी नहीं ठीक, और आगे आने वाले वक्त में भी आपके वो हार्ट पे या आपके जिगर पे जो है इफेक्ट करते हैं। और इसी वजह से जो है पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन भी जो है लोगों की इन चीज़ों की लेने की वजह से वो भी बैन हुई थी, जिसकी वजह से मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ, कहीं और मजीद खिलाड़ी तो उनका भी टाइम वेस्ट हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि इन चीज़ों से जो है ना बचें, सही गाइडेंस लें किसी से। अगर आपको कोई चीज़ कोई दे रहा है तो उसके बारे में पहले आप पता करें कि ये चीज़ लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मैं बस यही मशवरा दूंगा जितने भी यंगस्टर बच्चे हैं कि शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें। मुझे भी 10-12 साल लगे हैं मेहनत करके यहाँ पे मैं पहुंचूं। आपको आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, फिर अल्लाह ताला आपको जो है ना जरूर इज्जत देगा। अच्छा नू भाई, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि आपकी इसके बाद कौन सी गेम्स हैं जहाँ पे हम आपको देख सकते हैं, और सेकंडली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, फेडरेशंस को ग्रांट्स भी दे रहा है, तो क्या वेट लिफ्टिंग फेडरेशंस को भी उस तरह की ग्रांट्स मिल रही हैं कि आप जैसा टैलेंट, आप जैसे लोग और भी इस मुल्क में हों, और हम बहुत सारे नू दस्तगीर भट्ट के पैरोकार भी देखे हैं वेट लिफ्टिंग में? नू भाई, आपको आवाज़ आ रही है? नू दस्तगीर भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, जो कि शायद इस वक्त disconnect हो गया शायद हमारा उनके laptop। साथ रब्ता मुनक़ते हो चुका है। नू साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक सवाल हमने और करना था, लेकिन चले कोई नहीं, आखिरी सवाल था। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। आप वक्त वो चाहते हैं, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब हम एक ऐसी शख्सियत के हवाले से बात करेंगे जो कि आजकल ज़ुबान ज़द-ए-आम है। इस्लामाबाद पुलिस की तारीख में एक और नुमायाँ हमें कामयाबी नज़र आ रही है, एक नुमायाँ कदम नज़र आ रहा है। पहली बार किसी आम यानी कि नॉन वुमेन थाने में एक खातून ऑफिसर को SHO तैनात कर दिया गया। मिसबा शहबाज, जिन्होंने 2012 में बतौर ASI फोर्स ज्वाइन की थी, अब थाना पुलगरां की सरबराही संभालने जा रही हैं, बल्कि सरबराही कर रही हैं। और इससे कबल वो वुमेन थाने की SHO रह चुकी हैं, लेकिन अब उन्हें एक अमूमी थाने की कमान सौंपना ना सिर्फ उनकी सलाहियतों का एतराफ़ है, बल्कि ये फैसला ख़वातीन की क़यादत के लिए एक मुस्बत और जुर्रतमंदाना कदम भी है, और दैट इज़ वेरी वेरी गुड। एग्जैक्टली। मिसबा ने हमें ज्वाइन भी कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मुझे ये भी बताएं कि कैसी फीलिंग्स है आपकी एक मेल थाने में फर्स्ट फीमेल का बतौर SHO काम करना। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं प्राइड फील कर रही हूँ कि एक मेल स्टेशन में मुझे जो है वो पोस्ट किया गया मेरे लिए, और मैं फर्स्ट लेडी हूँ जो क्योंकि ये हिस्टोरिकल डिसीजन है। इससे पहले इस्लामाबाद पुलिस की स्टेशन पे जो है वो वर्क किया, तो आई रियली फील प्राइड। और इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह मुश्किल नहीं होगा। यू नो कि मैं ऑलरेडी 2 टाइम जो है वो वुमेन पुलिस स्टेशन में जो है वो सर्व कर चुकी हूँ। तो इस तरह का क्राइम जो है वो मैं वुमेन पुलिस स्टेशन में जब SHO थी, तो तब क्योंकि इस्लामाबाद में वुमेन पुलिस स्टेशन की जो जुरिसडिक्शन है वो होल इस्लामाबाद है, तो 26 स्टेशन जो है मैं उनको कह लें कि डील करती थी। तो इस टाइप का क्राइम जो है मेरे लिए कोई उस तरह का नहीं है कि अभी मैं मेल पुलिस स्टेशन में आई हूँ तो मेरे लिए मतलब बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे, मैं पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई विल डू माय बेस्ट। माशाल्लाह, यू आर डूइंग ग्रेट मिसबा। लेकिन ख़वातीन की अगर हम बात करें तो मेनली बहुत ज़्यादा अगर वो जाती हैं टीचिंग की तरफ जाती हैं, या फिर वकालत की तरफ जाती हैं, पुलिस की तरफ जाना इतना कोई रुझान नहीं है हमारे माशरे में। लेकिन जब 2012 में आपने ये सफ़र स्टार्ट किया, उससे लेके अब तक किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और जब सफ़र स्टार्ट किया तो किसी ने मना भी किया था फैमिली से कि किधर जा रही हो मिसबा? जी बिल्कुल, मैं अगर आपको बताऊं जो मेरी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से मेरी फील्ड जो है वो डिफरेंट है। कि मैंने मास्टर्स इन मैनेजमेंट है मेरा, और सॉरी MBA किया इन मैनेजमेंट एंड मास्टर्स किया हुआ है मैंने ना। तो मेरी फील्ड जो एक तरह से ये फोर्सेस वाली नहीं है, बट मेरा एक पैशन था। यूनिफॉर्म फोर्स जो थी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, यूनिफॉर्म मुझे अच्छा लगता था, और मैं भी चाहती थी कि मैं जो हूँ यूनिफॉर्म पहन के पब्लिक के लिए कुछ ऐसा करूं जो कि मेमोरेबल हो ना सबके लिए।
तो कह ले कि वो जो मेरा पैशन था वो मुझे यहाँ ले आया। सही। अच्छा मिसबा, मुझे ये बताएं कि वुमेन थाने से मेल थाने में जाना, ये एक कितना बड़ा चेंज है, इस चेंज ने आपको कितना तब्दील कर लिया और आपको कितना अलर्ट रहना पड़ता है? ज़ाहिर है एक ख़वातीन का थाना होता है, वहाँ पर ठीक है आपको पता है क्या कुछ करना है, लेकिन मेल थाने में जाकर वहाँ काम करना कितनी अलर्ट सिचुएशन होती है वहाँ पे? मिसबा, आपको आवाज़ आ रही है? मिसबा, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रही हैं हमें? मिसबा बिल स्टेशन में जी जी जी, मिसबा बताइएगा, आप बता रही थी। आवाज आ रही है आपकी? जी 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 जी, बिल्कुल बताइएगा। जी क्योंकि जो मेल स्टेशन का क्राइम है, इस वक्त मिसबा के साथ हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कुछ सिग्नल की डिस्टॉर्शन की वजह से मिसबा क्योंकि वो को हम उस तरह से रास्ते में है ना, तो हाँ, इस हवाले से भी थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है, नेट प्रॉब्लम कर रहा है। बट जिस तरह से मिसबा बता रही है कि उनके लिए उस तरह से अभी तक कोई चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं आई जिस तरह से होती है। जाहिर है जैसे मैंने उनसे सवाल किया ना कि एक खवातीन की जगह होती है ना, इंसान को पता होता है, इंसान हाँ अपने आप देखिए, को एक safe feel करता है। सबसे बड़ी बात मैं अभी उनसे ये सवाल करूंगा जब वापस आएंगी कि एक थाने में आप जाते हैं ना, तो आप जाके कोई केस रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं या एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे पूछते हैं एसएचओ साहब कितने हैं, मतलब किधर हैं एसएचओ साहब। तो जब वो एसएचओ साहब को जाएंगे तो एसएचओ साहब की जगह मिसबा उनको मिलेंगी, तो बड़ी एक डिफरेंट फीलिंग होंगी। मिसबा हमारे पास आ चुकी है, आप जो सवाल कर रहे थे ज्वाइन कर लिया है। मिसबा, मुझे बताइएगा इस तब्दीली ने आपको कितना चेंज किया है? मिसबा, आप हमें बिल्कुल इसमें जो है, क्योंकि पहले भी मैं 24/7 ही काम, इससे पहले भी मैं 24/7 ही काम कर रही थी। हाँ हाँ, ठीक हो गया जी। मिसबा, आप हमें सुन पा रही हैं? बिल्कुल यहाँ पे जी आवाज आ रही? जी 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 जी, मिसबा बताइएगा। मिसबा, आप सुन पा रही हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी, मिसबा के साथ आई थिंक हम हंसते हैं तो उनको आवाज़ नहीं पहुंचती, वो जब बोलती हैं तो हमें आवाज़ नहीं पहुंचती। हम उम्मीद करते हैं कि मिसबा को हम इंशाल्लाह स्टूडियो में किसी दिन बुलाएंगे और स्टूडियो में बुला के इनके साथ गपशप लगाएंगे। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में नौजवानों का बड़ा अहम किरदार होता है और नौजवान सिर्फ कौम का मुस्तकबिल नहीं बल्कि हाल का भी रोशन चेहरा है। और जब अब इनके क़यादत की बात करते हैं, तख्लीक और खिदमत खल्क़ के मौक़े मिले तो वो तारीख़ रकम कर सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं यूथ एम्पावरमेंट क्लब कोसार यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे नौजवानों की क़यादत की जाती है, उनके जहनों को जो है वो उबारा जाता है, आगे उनको जिद्दत की तरफ लेके जाया जाता है, प्रोग्रेस के लिए काम किया जाता है और समाजी खिदमत के जज्बे से मांग कर रहा है। और ये प्लेटफॉर्म तलबा को ना सिर्फ खुद इत्मादी देता है बल्कि उन्हें मुआशरे का एक फ़ाल और मस्बत किरदार भी सामने लाने के लिए उनको तैयार करता है। हमारे साथ मौजूद हैं इनकी ही टीम से, जो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ साबिक सदूर हैं, कुछ प्रेसिडेंट भी हैं और ओवरऑल जो यूथ एम्पावरमेंट क्लब है, मेरे ख्याल में मैं इनका इंट्रो करा देती हूँ तो आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगी। हमारे साथ मौजूद है जी एहसन इकबाल साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुदावत खान साहब, जिनके पास दोनों इंचार्ज है 3 यूनिवर्सिटी का, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ हैं ईमान जुनैद, जो कि प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ आमना जुनैद, जो उनकी सिस्टर हैं, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट है। आप सबका बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सबसे पहले तो ईमान, आप ही मुझे बताएं कि ये यूथ एम्पावरमेंट क्लब क्या है, इसका क़याम कब हुआ और किस तरह से आप फैसिलिटेट करते हैं स्टूडेंट्स को? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग ऑल ऑफ अस। बेसिकली जो यूथ एम्पावरमेंट क्लब है, ये HHRD एक NGO है, उसका प्रोग्राम है और ये पाकिस्तान में 31 यूनिवर्सिटीज़ में ऑल ओवर द पाकिस्तान काम कर रहा है। और ये 2018 में, ये बेसिकली तो 2005 में ये HHRD पाकिस्तान में आई थी, ये वाली NGO, इसने पाकिस्तान में जो बाकी काम किए थे। लेकिन जो हमारा यूथ एम्पावरमेंट क्लब का प्रोग्राम है,
ये 2018 में स्टार्ट हुआ है और ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एज अ यूथ को एम्पावर करने के लिए ही ये वाले इनके क्लब्स इन लोगों ने बनाए हुए हैं और हम लोग उस क्लब का एज अ प्रेसिडेंट हूँ मैं कोस्टार यूनिवर्सिटी मरी से। तो इनका जो एम है वो यही है कि हम लोगों ने अपनी यूथ को, जैसे आपको पता है आजकल हमारी यूथ थोड़ी सी एक तो हमारा ये भी एक हमारी सोसाइटी का ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी जो यूथ है वो सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव रोल ही प्ले कर रही है, लेकिन उसके अगर आप बैक एंड देखें तो हमारी यूथ बहुत पॉजिटिविटी भी बहुत अच्छे काम भी कर रही होती है। और हम लोगों ने माशाल्लाह से इस तरह के बहुत से हमारी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू भी और हमारा जो क्लब है यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम, इसके थ्रू पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर द पाकिस्तान काफ़ी स्टूडेंट्स को हम लोगों ने इंगेज किया है, मोटिवेट किया है। हमारे कोऑर्डिनेटर भी बैठे हुए हैं हसन भाई, वो आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बताएंगे। तो जो बेसिकली हमारा एम है वो हमारा यही है कि हम लोगों ने अपनी यूथ को इतना मोटिवेट करना है कि उनको अपना एक डायरेक्शन पता लगे, एक बच्चे अपना गोल सेट कर सकें। हमारी जो जिंदगी में हमारी पाकिस्तान की जो यूथ है उसका थोड़ा सा यही इशू है कि हमारी यूथ को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता जहाँ पे वो लोग अपने आप को आके प्रेजेंट कर सकें। और ये जो हमारे क्लब्स हैं इसके थ्रू यही उन लोगों का मोटिव होता है कि आपने यूथ को इतना इंगेज करना है, इतना एम्पावर करना है, इतना एजुकेट करना है कि हमारी यूथ अपनी सोसाइटी के लिए कुछ इस तरह के काम कर सके जो हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ सके। ठीक हो गया। अच्छा, इससे बाद में आपकी तरफ आऊँगा आमना, मुझे ये बताइएगा कि आप साबिक सदर भी हैं, लेकिन अगर कोसार यूनिवर्सिटी की बात की जाए, इस क्लब की बात की जाए, आप तीसरे नंबर पे आई हैं, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो कि मैयर करके आपको तीसरे नंबर पे पूरे पाकिस्तान में आई, और इसमें सबसे ज़्यादा रोल किस चीज़ का था? सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि जिसने हमें इस काबिल समझाई और हमारा जो क्लब है उसने ये चीज़ अचीव की है। आप देखें कोई भी चीज़ इंसान अकेले अचीव नहीं कर सकता, टीम वर्क जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो थ्रू माय टीम वर्क हम लोगों ने इस चीज़ की अचीव किया। हमारे जो क्लब है वो वेरियस एक्टिविटीज़ हम लोगों ने परफॉर्म करवाई हैं और सबसे जो हमारा मेजर इवेंट था वो था मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी का इवेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 2500 प्लस जो लोग थे उनको वहाँ पर सर्व किया था। और बाकी भी वेरियस एक्टिविटीज़ हमारे क्लब ने करवाई थी, जैसे ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, सीरत नबवी कॉन्फ्रेंस है, और वेरियस एक्टिविटी मेंटोरिंग सेशंस होते हैं। मेंटोरिंग सेशंस जो कि बेसिक इनका मोटिव ही यही होता है कि हम लोग जो अपनी यूथ है उसको मोटिवेट कर सकें, उनको बता से उनको एक रास्ता दिखा सकें कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। क्योंकि जब आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल जाता है, कोई आपको बताने वाला होता है, एक डायरेक्शन देने वाला होता है, तो आप बेहतर अंदाज से उन चीज़ों को कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सही हो गया, बिल्कुल। अच्छा, एहसन साहब, जिस तरह से आमना भी कह रही थी और हसनैन ने भी बात की कि अभी आपकी यूनिवर्सिटी 3rd नंबर पर है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 1st नंबर पर भी ये आएगी, लीड करेगी। अभी तो शायद चित्राल का ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, तो क्या क्या ऐसे मेजर्स हैं जो आपको मजीद लेने होंगे ताकि आपकी यूनिवर्सिटी भी लीड करे? अच्छा, एक तो मैं ब्रीफ सा इंट्रो हेल्पिंग हैंड का, ताकि एक ओवरव्यू सा आ जाए। हेल्पिंग हैंड बेसिकली इंटरनेशनल NGO है और हमारे इंटरनेशनल 10 से ज़्यादा ऑफिसेज हैं हमारे इंटरनेशनली रजिस्टर्ड। और हेल्पिंग हैंड 12 थीमेटिक एरियाज़ के अंदर काम करती है, जिसमें ऑर्फन सपोर्ट हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें हम 10,000 से ज़्यादा ऑर्फन बच्चों को अडॉप्ट किया है और उनको सपोर्ट करते हैं। इसके साथ एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम है, हम स्कॉलरशिप्स देते हैं हायर एजुकेशन के लिए। इसके साथ इन काइंड गिफ्ट प्रोग्राम है, सीजन प्रोग्राम है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ एक बड़ा प्रोग्राम है। इसी तरह हमारा जो यूथ के हवाले से, चूँकि यूथ को कहा जाता है कि यूथ कैन बी अ बैन और बून, रहमत भी हो सकती है, रहमत भी हो सकती है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमने यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम को इनिशिएट किया है और हम इसको ग्लोबली भी लॉन्च करेंगे। और यूथ एम्पावरमेंट बेसिकली इसका मोटो ये है हमारा कि टू एंगेज, एम्पावर, एजुकेट, एम्पावर एंड एंगेज। हम इस यूथ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना चाहते हैं। आपने देखा है कि सोसाइटी के अंदर होपलेसनेस है, ब्रेन ड्रेन है, बहुत सारे मसाइल हैं, एंजाइटी है, हाँ लोग बच्चे आजकल एंजाइटी है, और यूनिवर्सिटीज़ का माहौल ऐसा है, मतलब आपको डिग्री तो मिल जाती है लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। हम बुनियादी तौर पर यह काम कर रहे हैं। हम यूथ को लीडरशिप, हमारे 3 सेगमेंट हैं यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम के, लीडरशिप डेवलपमेंट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, सोशल इंगेजमेंट। इन तीनों थीम्स के अंदर हम अपनी यूथ को तैयार करना चाह रहे हैं कि उसकी लीडरशिप कल्टिवेशन की जाए और उसको प्रोफेशनली डेवलप किया जाए, ताकि वो सोसाइटी में जब डिग्री लेकर निकले तो अपनी जॉब हंटिंग के हवाले से उसको कोई मसाइल ना फेस करना पड़े, वो सोसाइटी में एज अ लीडर उभर कर सामने आए। और इसके साथ सोशल इंगेजमेंट इसलिए कि ये पूरा जो हेल्पिंग हैंड का जो पूरा प्रोसेस है ये पे बैक के कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड कर रहा है। तो हम उसी पे बैक का जज्बा कम्युनिटी सर्विस के ज़रिए डेवलप करना चाहते हैं, ताकि हमारी यूथ जो है
ये सिर्फ ऐसा ना हो कि वो डिग्री करके बाहर निकले और वो अपनी जॉब और बल्कि उसका एक माइंड सेट हो कि उसने करना क्या है। एक कल्चर सा जो बना हुआ है कि हमने अपनी ज़ात के हवाले से सोचना है। हम इस यूथ को कुछ किसी पॉजिटिव सोशल चेंज के लिए तैयार करना चाहते हैं ताकि वो मुआशरे में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। बिल्कुल ऐसी है। और सर मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह कोसार यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पे आई, आप 3 यूनिवर्सिटीज़ को देख रहे हैं, पहले 2 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी थी और आप जिन यूनिवर्सिटीज़ को 3 को देख रहे हैं उनकी क्या परफॉर्मेंसेस थी? पहले तो सर आपका शुक्रिया। हमारे जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इकरा यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद की इकरा यूनिवर्सिटी चक्सजाद कैंपस, उसका मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और वो दूसरे नंबर पे आई है। और उनका हमारा एक और भी चीज़ में उसका बस प्रेसिडेंट का अवार्ड वो भी हमें मिला है, बस प्रेसिडेंट का अवार्ड। तो फिर साथ हमारी कॉमर्स यूनिवर्सिटी है, कॉमर्स यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम लोग अपना काम कर रहे हैं चीज़ों पे। और साथ साथ हम जैसे इन लोगों ने बात की कि हमारी 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं यूथ एम्पावरमेंट क्लब के इंगेज करना, एजुकेट करना और एम्पावर करना। कि पाकिस्तान के अंदर करोड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं कि बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे। पहले तो उनको एजुकेट करना कि किसी तरीके से हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे माहौल बनाएं, उनके लिए डोनेशन करें कि हम लोग उन लोगों को कुछ ना कुछ अपने किरदार अदा कर सकें। फिर एम्पावर करना मतलब कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो बच्चियाँ होती हैं उनको कहा जाता है कि बस ठीक है आपने जितना पढ़ लिया आप इससे आगे आपने नहीं होकर। हम समझ रहे हैं कि माशरे के अंदर एक जो फ़र्द होता है, मर्द होता है, वो एक घर को ठीक कर सकती है, जो एक औरत होती है पूरे माशरे को ठीक कर सकती है। तो हम समझ रहे हैं कि एक जो औरत है वो अगर पढ़ेगी तो पूरे माशरे को ठीक करेगी। हम लोग फिर तीसरा हमारा ये काम हम ये समझते हैं कि सोसाइटी के अंदर हम यूथ 65% है पाकिस्तान की यूथ। इस पाकिस्तान की यूथ को कोई डायरेक्शन मिलना चाहिए कि इस पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरें। अगर इस पाकिस्तान की यूथ को अगर हम कोई पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं देंगे तो ये हमारे लेफ्ट राइट पे हो जाएगी और ये पाकिस्तान में हो जाएगी। जाहिर है यूथ इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। अच्छा अब ईमान मुझे ये बताएं, एक तो आपकी यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी ऐसी सरगर्मियाँ हो चुकी हैं इस वक्त जिन पर आप प्राउड फील कर रही हो, और लास्ट में मुझे मैसेज भी बताइएगा जो आप देना चाहती हूँ। जी, सबसे पहले तो कोई भी जो टीम चलती है वो पूरी एक टीम होती है, उसके बाद ही जाके हम कोई भी जो एक्टिविटी होता है उसको फुल परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारी जो टीम्स हैं 2024 की जो फुल कैबिनेट उसके जितने भी मेंबर्स हैं और हमारी जो करंट कैबिनेट है 2025 की, सारे बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं। हम जो भी एक्टिविटीज़ करवाते हैं बीच में इश्यूज़ भी आ जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह से हमारी टीम का एक इतना अच्छा हम लोगों का एक बाउंड है, हमारी इतनी अच्छी एक हमारी कम्युनिकेशन है कि हम लोग अच्छे तरीके से सारा टैकल कर लेते हैं। और जो आपने एक्टिविटीज़ का पूछा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से एक्टिविटी हो चुकी हैं। जैसे कि हमारा जो एक होता है, हम लोगों ने हर मंथ में मेंटोरिंग सेशन करना होता है यूथ के लिए। डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं उसमें, कभी हम लोग एज अ CV डेवलपमेंट, AI रिलेटेड यूथ का हो जाएगा, कोई इस्लामिक मोटिवेशनल टॉपिक होगा जिस पे हम लोग मेंटोरिंग सेशंस करवाएंगे, ये होता है। उसके अलावा हमारी डिफरेंट कॉन्फ्रेंस होती हैं जैसे सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस। हमारे पास वक्त कम है, आप सबसे हमने पैगाम लेना है, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है प्लीज। तो बेस्ट जो आपने मुझसे पूछा था, जो बेस्ट हमारा एक्सपीरियंस था वो मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी था। ठीक हो गया। ठीक है। और जो मेरा मैसेज है यूथ के लिए वो यही है कि हमारी यूथ को अभी से, जो भी हमारी पाकिस्तान की यूथ है, उसको अपनी डायरेक्शन, अपने गोल्स, अपने एम्स अभी से सेट कर लेने चाहिए। और उन एम्स में आपने ना अल्लाह की रज़ा को अपने साथ रखना है, क्योंकि जब आप अल्लाह की रज़ा को अपने साथ रखेंगे, आप जिस फील्ड में हो, जिस प्रोफेशन में हो, इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। योर मैसेज। So my message to all the youth is I just want to say that you guys have the potential to achieve whatever you want to in your life. You guys have to be focused and just keep one thing in your mind. Whatever you want to do in your life, do it for the sake of Allah. Don't seek validation. And one more important thing, keep your intentions pure, because innamal amalu binniyat, अमाल का दारोमदार आपकी नीयतों पे होता है। जब आपकी नीयत साफ़ होगी, जब आपकी इंटेंशंस प्योर होंगी, जब आप डेडिकेशन, सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए रास्ते बना देंगी। बिल्कुल। और सर ये दोनों ज़्यादा टाइम ले गई हैं, मादरत के साथ आप दोनों से थैंक यू सो मच हो जानेगा। थैंक यू सो मच हो जानेगा। ईमान आमना आपका भी बहुत शुक्रिया। ख़वातीन नौज़ात, हमारा वक्त खत्म हो जाता है, यहाँ पे वक्त हो जाता है हमारी ब्रेक का नहीं बल्कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। मुझे गजल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।